हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम। आपने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर किया बोहर मॉडल ने। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर, नंबर 1, पहला सेम है जैसे आपका रदरफोर्ड मॉडल में था। एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस वेयर मोस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज concentrated and electrons revolve around the nucleus in various orbits। तो ये है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। तो आइए लिखते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट। नंबर 1, an atom consists of a nucleus, consists of a nucleus where all the positive charge, where all the positive charge and most of the mass of atom and most of the mass of atom is concentrated, Electrons revolve around the nucleus in various orbits. Electrons revolve around the nucleus in various orbits। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? देखिए, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी कि रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा रदरफोर्ड मॉडल में। तो बोहर मॉडल में ये प्रॉब्लम दूर की गई। इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू रिवॉल्व, electrons are permitted to revolve only in those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो हम यहां लिखते हैं, चलिए। इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, तो ये एक कंडीशन लगाई गई कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिट अलाउड नहीं होगा। ओके, इसको बोहर क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम L से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R इंटू पी, और P होता है लीनियर मोमेंटम mv के इक्वल।
तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R इंटू पी, पी होता है एम वी के इक्वल, तो एम वी आर ये क्या होगी N इंटू एच बाय 2 पाई। यहां N क्या होगा आपका इंटीजर, N विल बी सम इंटीजर। M क्या है यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट। M is mass of electron, R is radius of orbit of electron, and V speed of electron in orbit। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल की कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए कुछ भी नहीं बताया गया था, तो यहां पर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कम से कम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर एनर्जी एमिट करता है तो फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा जाके, इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, तो आपका एटम स्टेबल नहीं होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन दिया उन्होंने। तो थर्ड पोस्टुलेट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अलाउड ऑर्बिट, अलाउड ऑर्बिट मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ओके, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अलाउड ऑर्बिट, कि अगर इस कंडीशन को आपका ऑर्बिट सेटिस्फाई कर रहा है तो ही आपका ऑर्बिट की रेडियस अलाउड होगी। और जब इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बोहर ने कहा कि वैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि एमिट करनी चाहिए, तो कहते हैं इस केस में नहीं करेगा, यानी एक्सेप्शन है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी एमिट करेगा जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, और तभी एब्जॉर्ब करेगा जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा। वैसे मूव करते वक्त अगर वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन लिया गया इस पोस्टुलेट में, और इन ऑर्बिट को नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, तो अब इसको लिखते हैं जो मैंने बताया है। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अलाउड ऑर्बिट an electron do not radiate energy, an electron do not radiate energy, electron do not radiate energy, these orbits are called stationary orbits, these orbits are called stationary orbits, are called stationary orbits. Electron will emit radiation, electron will emit radiation when it will jump from higher to lower state, and will absorb radiation only when it will go from lower to higher state. Okay, तो हम लिखेंगे आगे, electron will emit radiation, electron will emit radiation only when it will jump from higher to lower orbit, it will jump from higher to lower orbit, and will absorb radiation only when will absorb radiation
only when it goes from lower to higher orbit, when it goes from lower to higher orbit, lower to higher orbit। तो ये आपकी ये थर्ड पास्टुलेट है, और सेकेंड लिमिटेशन भी ये आपकी रदरफोर्ड मॉडल की इसे सॉल्व हो जाती है। ओके, मान लीजिए आपके पास एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी E1 होगी, और ये एक दूसरा ऑर्बिट है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एनर्जी E2 होगी। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आता है, E2 से E1 में आता है, तो क्या होगा? जब ये आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा फोटॉन्स की फॉर्म में h म्यू, और ये होगा E2 माइनस E1 के इक्वल। ओके, इसी तरह से अगर ये E1 से E2 में जाता है तो ये एब्जॉर्ब करेगा फोटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी h म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अगर इसको लोअर से हायर में जाना है तो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, और अगर हायर से लोअर में आना है तो एमिट करेगा रेडिएशन। ओके, तो ये है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसके पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे, और हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट्स का रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, स्पीड v है ऑर्बिट में, और ऑर्बिट का रेडियस r है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m moving in a circular orbit of radius r, moving in a circular orbit of radius r around a nucleus having charge Ze, और हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज v। Okay, moving in a circular orbit of radius r with speed v around a nucleus having charge Ze। Z एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। ओके, तो ये न्यूक्लियस है प्लस Ze न्यूक्लियस पर चार्ज है। इसके अराउंड मान लीजिए ये आपका ऑर्बिट है, और ऑर्बिट का रेडियस r है। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेलोसिटी v है, यानी मैग्नीट्यूड ये v है। ओके, तो जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा?
वो होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से। तो यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, इक्वेशंस भी काफ़ी होंगी, तो पेशेंस रखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, टू मूव इन ए circular orbit will be provided by electrostatic force, by electrostatic force। ओके, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, q1 ze, q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e बाय r²। ओके, तो यहां से आपका mv² बाय r आ गया kze² बाय r²। तो यहां से आपका mv² है kze² बाय r, क्योंकि r से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और मैं अगर यहां से r की वैल्यू निकालूं तो ये होगा kze² बाय mv²। लेट ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो कहता है एंगुलर मोमेंटम शुड बी nh/2 पाई। तो बाय बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन जो एंगुलर मोमेंटम है mvr दैट इज nh/2 पाई। तो यहां से भी r की एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां से mvr इक्वल टू nh/2 पाई है, तो r आ गया आपका nh/2 पाई mv। r की वैल्यू आ गई nh/2 पाई mv। लेट ये है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से भी r की एक वैल्यू आती है, इक्वेशन 3 से भी r की एक वैल्यू आती है। तो फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3, kze² by mv², kze² by mv² इक्वल टू nh/2 पाई mv। r थे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से v की वैल्यू आ गई 2 पाई kze² बाय nh। लेट ये है इक्वेशन नंबर 4। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखिए हमें हाइड्रोजन एटम की बात करनी है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू आएगी 1, या फिर हम Z की वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले हम थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं। तो 2 पाई ke² बाय CH, मैंने C से डिवाइड किया तो C से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये n यहां पर है और इनटू Z। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है 2 पाई ke² बाय CH, 2 पाई
ई स्क्वायर बाई सी एच। ये है अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1/137 एंड इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी आप ये मान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट की टर्म है इसको हम अल्फा लिखेंगे और इसकी वैल्यू 1/137 होती है। तो v की वैल्यू होगी अल्फा c बाई एन इंटू जेड। ओके, अल्फा c बाई एन इंटू जेड। अब हम रख देंगे वैल्यू, जो जेड है वो 1 होगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो v की वैल्यू आ जाएगी अल्फा c बाई एन। और ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। n क्या है? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमने Z1 ले लिया और Z1 का मतलब है हाइड्रोजन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैं यहाँ v के साथ एक सबस्क्रिप्ट n लगा देता हूँ। तो ये Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और Z1 लिया है तो ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन 4 थी, मैंने इसको 5 लिखा और इसको 6 लिखा। इफ n इक्वल टू 1 तो V1 विल बी अल्फा c, V1 विल बी अल्फा c। तो ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि n इक्वल टू 1 का मतलब है सबसे अंदर वाला ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो मैं इक्वेशन 6 को लिख सकता हूं Vn इक्वल टू V1 बाय n, क्योंकि अल्फा c की वैल्यू क्या है? V1। लेट ये है इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, एक होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब है? स्टूडेंट, हाइड्रोजन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर उनमें से 2 निकाल दें तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोजन लाइक लिथियम। ओके, यानी आप सिर्फ एक छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो अगर किसी एटम के, तो वो एटम हाइड्रोजन लाइक बन जाएगा। तो यानी अगर हमें लिथियम के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ Z की वैल्यू 3 रख देंगे, अल्फा c बाय n ये यूं क्यों रहेगा, तो वो लिथियम के लिए आ जाएगी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम आ जाएगी अगर Z की वैल्यू 3 रखोगे। यहाँ पर हमने क्या किया है? Z की वैल्यू 1 रखी है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यूज आ गई। ओके, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ मेनली हम हाइड्रोजन एटम से कंसर्न्ड है, बट हाँ एंट्रेंस एग्जाम में हाइड्रोजन लाइक के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे? जो अल्फा c की वैल्यू 1/137 होती है, यानी V1 की वैल्यू बाय n इंटू जेड, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। हाइड्रोजन के एटम के लिए Z आपने 1 ले लिया है, तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये आपका वेलोसिटी तो कैलकुलेट आपने कर दिया। अब हमारा रहता है रेडियस और एनर्जी। तो चलिए रेडियस पे आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो v की ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4, ये हम इक्वेशन नंबर हमारे पास था, हाँ 3 में रख देते हैं। v की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो पुट 4 इन 3, पुट 4 इन 3, तो ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल टू NH बाय 2 पाई m v की ये वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 4 से 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर और बाय NH। ये NH क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो इंटू NH। तो ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में n² h²
और नीचे हो जाएगा 4π² mkz²। तो r इक्वल टू n² h² बाय 2π इंटू 2π 4π² mkz² लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई रेडियस के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं h² बाय 4π² mke², h² बाय 4π² mke²। क्या बच गया, न्यूमरेटर में n² और डिनोमिनेटर में z। मैंने इसको लिख दिया a0 n² बाय z। ओके, ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर Z1 ले लूं तो हाइड्रोजन एटम। ओके, तो मैं इसलिए इसको n लिख देता हूं, Rn। ओके, a0 n² बाय z, वेयर a0 इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट की टर्म है ये a0 है, h² बाय 4π² mke², और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रोम। 0.53 एंगस्ट्रोम। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, k 1/4π एप्सिलॉन0 है, 9 × 10⁹ होता है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ये वैल्यूज अगर आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और इस a0 को हम कहते हैं बोहर रेडियस। ओके, इज कॉल्ड बोहर रेडियस। ये है क्या बोहर रेडियस? अगर मैं Z1 ले लूं और n को भी 1 ले लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, Z1 हाइड्रोजन एटम, n का 1 यानी इनर मोस्ट ऑर्बिट, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 हो जाएगी। फिर से सुनिए, अगर मैं z की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं और n की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1/1, तो r इक्वल टू a0। तो यानी a0 क्या है, रेडियस है, किस ऑर्बिट की, इनर मोस्ट ऑर्बिट की। इनर मोस्ट को क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 ली है, और किसका, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि z भी आपने 1 लिया है। तो यानी ये a0 क्या है, इट इज रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम यहां लिखेंगे इट इज रेडियस ऑफ इनरमोस्ट, it is radius of innermost orbit of hydrogen atom. It is radius of innermost orbit of hydrogen atom. Okay स्टूडेंट, तो यहां तक हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली और रेडियस भी। जैसे ये है v1 अल्फा c, अल्फा की वैल्यू 1/137 है, तो यानी v1 की वैल्यू क्या होगी, c/137। और फिर vn भी निकाल सकते हो और यहां आप rn कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आपने रेडियस और ऑर्बिट का वेलोसिटी और रेडियस, ये दो चीजें तो कैलकुलेट कर ली है। अब बात है एनर्जी के बारे में कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसकी एनर्जी क्या होगी। तो चलिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, m1/2m v²।
एम वी स्क्वेयर की ये वैल्यू है के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। वेल ये इक्वेशन 9 थी, मैं इसको 10 लिख देता हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाय आर। के Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड ई, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई बाय आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, इक्वेशन 11। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E, that will be sum of kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। तो ये आ गया आपका, अगर ये आप सॉरी ये r है, ये 2r नहीं है, ओके। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपका ये आ जाता है माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। तो ये देखिए, ये पोटेंशियल है और ये टोटल एनर्जी है। सबसे पहले टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? देखिए यूनिवर्स में जिस भी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आ जाए वो सिस्टम बाउंड होता है, यानी वहां पर एट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। ओके, तो यहां पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है इसका क्या मतलब है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप लिखेंगे नेगेटिव एनर्जी मीन्स द सिस्टम इज बाउंड, मीन्स देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, अब बात करते हैं, तो ये माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर तो है पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2k, या फिर नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 12। तो कई बार ये रिलेशन यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट इक्वेशन 10 से लेके 12 तक, अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल से भी एनर्जी निकालनी हो तो यही आएगी, यहां से लेकर और यहां तक। क्यों? क्योंकि अभी रेडियस की वैल्यू के बारे में हमने बात ही नहीं की, यहां पे वैल्यू आर की वैल्यू ही नहीं रखी है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन होता है कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग आप एनर्जी निकालिए और वो एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब क्या है, तो ये वाला लिखना है आपको। लेकिन यहां पर अगर आर की ये वैल्यू रख दें जो कि बोहर मॉडल की वजह से आई है, इक्वेशन नंबर 8 वाली या फिर 9 वाली, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जो एनर्जी आएगी वो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आएगी, और हमारा यहां पर्पस बोहर मॉडल को यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां आर की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। R की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 8 से, तो ये था n स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ए स्क्वेयर, वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। तो ये आपका आ गया माइनस 4/2 आ जाएगा, 2 पाई स्क्वेयर एम के इंटू के स्क्वेयर, जेड इंटू जेड स्क्वेयर, और ई की पावर 2 + 2 4 बाय एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ओके, लेट ये है इक्वेशन नंबर 13। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मैं इसको En लिख देता हूं इसलिए। ओके, अब यहां पर अगर आप वैल्यूज रखते हैं पाई की, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E 1.6 × 10⁻⁻19 और h प्लैंक्स कांस्टेंट,
ये सब वैल्यूज अगर आप रखते हैं तो ये आ जाता है -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करोगे आप, Z की वैल्यू 1 रख दोगे। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, इक्वेशन नंबर 13 एंड 14। तो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से लिख कर इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए और इसके न्यूमेरिकल भी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में एक अलग वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।